का नाम क्या है? solubility of sparingly soluble salt। देखो ये लाइन जो है तुम बार बार सुनोगे। चलो ये चौक दिखाई दे रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है solubility of sparingly soluble salt। स्पेरिंग का मतलब जो बहुत ही लीस्ट सोल्यूबल होता है। देखो सॉल्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें, ध्यान से इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्ट है वो तीन तरह के हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो फुल्ली सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी बना सकते हैं इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल होते ही नहीं, घुलते ही नहीं है। किसमें सॉल्युबिलिटी किसमें चेक कर रहे हैं हम लोग? पानी में, ध्यान रखना। तो तीन तरह के सॉल्ट हैं, पहला सॉल्युबल, दूसरा इनसॉल्युबल और तीसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये तीन तरह के हम लोगों को क्या करना है? सॉल्ट पढ़ना है। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। सॉल्युबल सॉल्ट कौन से होते हैं? जैसे आपके घर पे नमक होता है, इसको बोलते हैं NaCl। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं NaCl। दूसरा एग्जांपल कौन सा होगा? HCl या NaOH। एग्जांपल बहुत सारे हैं, ये रूटीन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सब सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, पानी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ऐसे सॉल्युबल सॉल्ट होता है जिनकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो? मोर देन 0.1%, मोर देन 0.1 m। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी मोर देन 0.1 m हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट। दोबारा देखो आज हमारा टॉपिक है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, वो में पढ़ना है। सॉल्ट तीन तरह के होते हैं, पहला होता है सॉल्युबल, दूसरा होता है इनसॉल्युबल और तीसरा होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट बड़े आसानी से घुल जाते हैं। उनका एग्जांपल मैंने दिया आपको, NaCl, HCl, NaOH। ये बहुत आसानी से, ये आयनिक का सॉल्ट है जो बेसिकली बहुत आसानी से घुल जाते हैं। समझ में आता है? इनका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो मोर देन 0.1 m होता है। समझ में आ गया? बड़े आसानी से घुल जाते हैं। अभी देखेंगे कैसे घुलते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट जो कि बिल्कुल नहीं घुलते, पानी में कितनी भी कोशिश कर लो नहीं घुलेंगे। उनके एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद होने चाहिए। जितने भी सल्फाइड होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे PDS और CDS। ठीक है, PDS और CDS, इसमें PBS भी ले सकते हो आप। ये क्या होते हैं? बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब ना तो हमें इसके बारे में बात करनी है, ना ही हमें इसके बारे में बात करनी है। ये तो पूरे घुल जाते हैं, मतलब एक बार आपने डालो तो पूरे घुल गए। ये घुलते ही नहीं है। हमें बात करनी है उनकी जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, पार्शियल सॉल्युबल होते हैं। समझ में आ गया? और उनमें किन किन का नाम आता है? एग्जांपल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। जैसे उसमें नाम आता है CaF2। ठीक है, जैसे कि MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, जैसे कि KLOH होल थ्राइस। जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट AgCl, जैसे कि AgBr। ये ऐसे हैं जो पानी में कैसे हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पार्शियल सॉल्युबल है, फुल्ली सॉल्युबल नहीं है। समझ में आता है? इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है? अप्रोक्सीमेटली या लेस देन है। ठीक है, दैट इज 0.01 m। देखो फर्क देखो, ये 0.1 m है जबकि ये कितनी है? 0.01 m। या तो इतनी है इससे कम, बराबर बात समझ में आती है? तो ये उनकी क्या है? सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया है। ये तो बिल्कुल ही नहीं घुलते, ये 0.1 m से ज्यादा, और जबकि ये क्या है? 0.01 m से कम, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। और हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है जो कि क्या है? लेस, यानी बहुत कम घुलते हैं। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में ही बात करेंगे। जरा देखिए सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले हम लोगों को उसको उस चीज को समझना। देखो जैसे हम बात करते हैं NaCl की, तो NaCl का घुलने का सेंस क्या है? किस तरह से सॉल्ट घुलता है? तो उसको ध्यान रखना। देखो एक सॉल्ट जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, लैटिस होता है। पहले तो उसको तोड़ना पड़ता है, तो एक लैटिस एनर्जी देनी पड़ती है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? सॉलिड की लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो उस लैटिस को तोड़ना पड़ता है, तोड़ने के बाद वो घुलता है। पानी के साथ रिएक्ट कब करता है? जब वो उसका लैटिस टूट जाता है, उसके बाद वो रिएक्ट करता है। समझ में आता है? उसको लिखते कैसे हैं? ये हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में
सिखाऊंगा और यहाँ भी सिखा रहा हूँ, जरा चेक करना बहुत ध्यान से। देखो जरा ध्यान से, जैसे हमने NaCl ले लिया, NaCl कैसा होता है? सॉलिड, सबको पता है। सबसे पहले क्या होगा, ये सॉलिड टूटेगा, ये सॉलिड टूटेगा, उसका जो लैटिस होता है, लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो टूटेगा पहले, समझ में आ गया? तभी खुलेगा। तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। टूटेगा कैसे? ये Na+ और प्लस Cl- ऐसे टूटेगा। और खास बात ध्यान रखना, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस आयन होते हैं, समझ में आता है? ध्यान से समझना, सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो गए, गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गए। जब सॉलिड का लैटिस टूटता है तो गैसियस आयन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, आता है समझ में? ऑब्वियसली एनर्जी देनी पड़ेगी तभी टूटेगा। जो एनर्जी आप देते हो वो उसको हम लिखते कैसे हैं? प्लस डेल्टा H, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ये थर्मोडायनामिक की टर्म है, जैसे थर्मोडायनामिक में पढ़ेंगे बहुत क्लियर सी समझ में आएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस ऑफ डेल्टा लैटिस H, समझ में आता है सबको? तो इतनी एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ती है। उसके बाद इसका क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। पानी में डालना है ना, घोलना है, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब इससे रिएक्शन करवानी है आपको पानी से। आता है समझ में? वो घुलता है और घुलने में क्या बन जाता है जरा चेक कर लें, दैट इज Na+ एक्वस गैसियस, किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्वस आयन में, और प्लस Cl- एक्वस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो गैसेस मॉलिक्यूल वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में जा रहा है ना, तो हीट क्या करेगा? लिबरेट करेगा। तो जानते हो वापस क्या हो रहा है? गैस टू लिक्विड आ रहे हैं हम लोग, तो हीट बाहर निकालता है, ये तो समझते हो तुम लोग? कंडेंस होता है। तो इसको, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। जरा चेक करना, ये कौन सी एंथैल्पी एनर्जी होती है? H का मतलब एंथैल्पी बेटा, दैट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, घबराना नहीं है उससे। लैटिस, और ये कौन सी एनर्जी होती है? हाइड्रेशन। तो HYD, हाइड्रेशन का मतलब होता है जब आपने इसको पानी में डाला तो कितनी एनर्जी। खास बात, ये एनर्जी बाहर निकली, वो तो हमें देनी पड़ी थी तो प्लस लगाया था, ये तो बाहर निकली ना इस रिएक्शन से, तो क्या लगाएंगे? माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करना। मैं फिर से समझा देता हूं। एक सॉलिड NaCl का जब उसको तुम पानी में घोलते हो उससे पहले उसका लैटिस टूटता है, तो लैटिस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लस डेल H, लैटिस एनर्जी। समझ में आता है? प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आता है? बाद में ये गैसेस मॉलिक्यूल जो पानी से रिएक्ट करते हैं, गैसेस आयन जो पानी से रिएक्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन करवाना। क्लियर है? ये हाइड्रेशन हो रहा है अब इसका, तो ये Na+ गैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Na+ एक्वस में, ये एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गए, उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं। आता है समझ में? इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझ में आ गया? क्लियर होता है? अब ये एनर्जी तो बाहर निकल रही है और ये हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। अब तुम दिमाग लगाओ, लेट अस सपोज मैं तुमसे कहूं कि इस टाइम पे 20 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल रही है। सोचना, मैं कंपैरेटिवली डेटा दे रहा हूं, इट्स नॉट ट्रू, फेक डेटा। 20 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल रही है और मैं यहां मान लेता हूं कि यहां क्या कितनी देनी पड़ती है? 10 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। थोड़ा सोचो, इसको तोड़ने के लिए 10 ही देना पड़ा, लेकिन जब ये खुद इसमें कन्वर्ट होता है तो 20 किलो जूल बाहर निकाल रहा है। आता है समझ में? ये 20 किलो जूल में से 10 वापस यूज कर लेगा एक को तोड़ने के लिए। आता है समझ में? इसने खुद ने 20 किलो जूल बाहर निकाल दी। समझ में आ रहा है? ओवरऑल तो हमें प्रॉफिट हुआ ना, हमें एक ही बार एनर्जी देनी पड़ेगी, वापस बार-बार नहीं देनी पड़ेगी। समझ में आता है? इसने अब 20 किलो जूल बाहर निकाल दी, इसी में से 10 किलो जूल निकलेगी, फिर आने वाले एक लैटिस को तोड़ेगी। आता समझ में? वो लैटिस कन्वर्ट होगा इसमें, उसके बाद वो फिर यहां जाएगी तो फिर 20 किलो जूल बाहर निकालेगी, मतलब जो एनर्जी बाहर निकल रही है आगे 2 लैटिस को तोड़ेगी। आता समझ में? 2 तोड़ेगी, वो 2 वापस इधर आएंगे, फिर 40 बाहर निकलेगी, तो ये प्रोसेस अपने आप होएगा। क्या हमें करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बात समझ में आती है? एक बार शुरू में देना पड़ा है एंथैल्पी एनर्जी, वो भी कितना? 10 किलो जूल। खास बात क्या है कि कोई भी सॉल्ट पानी में तब आराम से घुल जाता है, ध्यान से समझना। अब मेरे को करने की जरूरत पड़ा क्या? ये नहीं। कोई भी सॉल्ट पानी में तब आसानी से घुल जाता है जब उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे बड़ा हो? लैटिस एंथैल्पी से। बात समझ में आता है? क्लियर हुआ? यही वो केस था, जरा चेक करो, यहां हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है। समझ में आती है? तो फिर ये अपने आप घुल जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना। आपने देखा होगा नमक बड़ी आसानी से घुल जाता है। क्यों घुल जाता है?
क्योंकि हाइड्रेशन करते टाइम जो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बाहर निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। समझ में आता है? तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी तो बाहर निकलती है, लैटिस एंथैल्पी देनी पड़ती है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि वो बहुत आसानी से लैटिस को तोड़ देगी, अपने आप होगा ये प्रोसेस, जो कि बाकी में ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? इसलिए NaCl कैसा होता है? सॉल्युबल, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नमक अपने आप घुल जाता है पानी में। आता है समझ में? तो सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूं, सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करना उसको लिखने का तरीका, और ये इसको थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा ये सब चीज जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे बड़ी हो? लैटिस एंथैल्पी से। आदत बनाओ इसको करने की। बात समझ में आता है? ध्यान रखो, ये बहुत ही कॉमन चीज है। जिस भी सॉल्ट का हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा वो बहुत आसानी से घुलेगा। समझ में आता है? और जो इनसॉल्युबल है उसमें ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है बेसिकली बहुत कम है, किससे? लैटिस एंथैल्पी से। बात समझ में आती है क्या? इसी वजह से वो घुल नहीं रहा है। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया है? दोबारा समझाऊं, इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझ लेना। NaCl सॉलिड कन्वर्ट किस पे हो रहा है? Na प्लस गैसियस आयन, Cl माइनस गैसियस आयन। इस पे जो एंथैल्पी देनी पड़ रही है, यहां से यहां पे एंथैल्पी देनी पड़ेगी। समझ में आता है? तो वो प्लस में लगाया। लेकिन जब गैसियस आयन कन्वर्ट हो गए एक्वस आयन में, मतलब गैस टू लिक्विड हो रहा है ना, कन्वर्जन। दिमाग लगाओ, जो कोई चीज ठंडी हो रही है, ठंडी तो हो रही है, और क्या हो रहा है? तो हीट बाहर निकलेगी। तो ये तो हीट प्लस में और ये हीट क्या है? माइनस में। और खास बात, अगर ये हीट ज्यादा होगी, ये खुद ही इतनी हीट निकाल रहा है कि वो खुद ही को तोड़ ले अंदर ही अंदर। समझ में आता है? तो वो आसानी से भूल जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आती है? तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखो। सॉल्ट तीन तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल, एक होता है इनसॉल्युबल, एक होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। समझ में आता है? सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जहां पर हाइड्रेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होती है? लैटिस एंथैल्पी से। जबकि इनसॉल्युबल सॉल्ट में क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? लेस देन होगी लैटिस एंथैल्पी से। आता है समझ में? और एक एग्जांपल याद होने चाहिए, ये क्राइटेरिया याद करो नहीं करो वो तुम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ? हमें इन्हीं सॉल्ट के, ना तो इसके बारे में बात करनी है ना इसके बारे में बात करनी है, हमें किसके लिए बात करनी है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए बात करनी है। समझ में आ गया? चलो, क्योंकि यहां पर इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया सेट बैठेगा, यहीं पर इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं घुलता, ये पूरा घुल जाता है। समझ में आता है? ये स्पेरिंगली है, पार्शियल है, तो इस पे हम लोग स्टडी करेंगे क्या? इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया से। समझ में आता है? तो फटाफट इसको बनाओ, देखो।